माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी। क्वेश्चन नंबर 106 माननीय श्री अवीर रंजन विश्वास। माननीय अवीर रंजन विश्वास, माननीय मंत्री जी। जवाब सभा पटल पर रख दिया गया। फर्स्ट सप्लीमेंट्री माननीय अनिल बलूनी जी। धन्यवाद उपसभापति जी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो निर्यात में वृद्धि हुई है माननीय मेंबर्स, प्रयासों से क्या माननीय मेंबर्स, किसानों की हाउस के जो रूल्स हैं, रूल्स के अनुसार जो रोज लिस्टेड बिजनेस है उसके अनुसार चलता है। उसमें बदलाव आप चाहते हैं तो आप उसके नोटिस दीजिए, प्रॉपर स्वीकृत होगा चेयरमैन से। आप अपने से चाहते हैं कि जो मैं कहूं तुरंत बहस हो जाए, तो आप ऐसा नियम बनाइए। नियम जो सदन के हैं उसी अनुसार सदन चलेगा। प्लीज। माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा सवाल किया है, जिसे उन्होंने बोला है कि कपास के उत्पादन के कारण कैसे एक्सपोर्ट बढ़ा है। तो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने तय किया है कि जैसे कॉटन बेस्ड इंडस्ट्री, मैनमेड फाइबर इंडस्ट्री और सभी को बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने योजना बनाई है। तो खास करके पिछले दिनों में कॉटन के ऊपर, कॉटन की क्वालिटी अच्छे से हो जाए, उसकी प्रोडक्शन हो जाए, इसके साथ में उनके आधुनिक उपकरणों के साथ में उसकी गुणवत्ता में मूल्यांकन के साथ में हम लोगों ने उसकी प्रोडक्शन बढ़ाई है, जिससे रॉ मटेरियल अच्छे मिलने से रेडीमेड गारमेंट और इसके जो चीज बनती है कॉटन आधारित, उसको बढ़ावा मिले। थैंक यू। माननीय प्रेमचंद गुप्ता जी। श्रीमान जी, सरकार ने जो आंकड़े दिए हैं उससे अगर हम देखते हैं तो कॉटन यार्न का और कॉटन फैब्रिक का जो एक्सपोर्ट हुआ है उसमें कोई ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं है। क्वांटिटी वाइज 2021-22 में थोड़ा सा बढ़ाव हुआ है, लेकिन जिस प्रकार से सारी दुनिया में कॉटन फैब्रिक और कॉटन गारमेंट्स के लिए जैसे लगाव बढ़ रहा है श्रीमान जी, उसके हिसाब से हम इसमें बहुत पीछे हैं। आज के रोज हमारा पूरा जो बिजनेस है कॉटन गारमेंट्स एक्सपोर्ट का और फैब्रिक एक्सपोर्ट का, ये बांग्लादेश की तरफ जा रहा है। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा, क्या इस बारे में कोई आप ऐसा स्टेप उठा रहे हैं कि जो बिजनेस हमारा जा रहा है उसको हम वापस लाएं और इसको और बढ़ाएं? धन्यवाद। टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी 3-4 सेक्टर के ऊपर टिकी हुई है। हमारा देश कॉटन बेस्ड इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ था, तो कॉटन के ऊपर जिस तरह से उसकी प्रोडक्शन होती थी, लेकिन पूरी दुनिया यूज़ करती है मैनमेड फाइबर, तो इसके लिए हमारा स्टेक वहाँ पे 25% ही था। और हम जो कॉटन और इसके साथ की जो प्रोडक्शन करते थे, इनका यूज़ इंडिया में ही होता था। लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि कॉटन के रेडीमेड गारमेंट्स के लिए, तो PLI स्कीम के माध्यम से हमने फैब्रिक के ऊपर, मैनमेड फाइबर के ऊपर और टेक्निकल टेक्सटाइल, वो तीनों कंपोनेंट को करके एक PLI स्कीम हमने लाए हैं, जिसके कारण फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आया। यहाँ पे 87 कंपनियों ने अपना इंटरेस्ट दिखाया, जिसके कारण हम लोग आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ते हुए वो प्रोडक्शन में हम लोग ने बढ़ावा किया है। की बात में बहुत तर्क है, थोड़ा सा अगर आपकी अनुमति हो तो मैं जोड़ सकूं। माननीय MP साहब ने जो बात रखी है, ये बात सच है कि गत कुछ वर्षों में बांग्लादेश और वियतनाम, इन दोनों ने काफ़ी बढ़त की है कॉटन टेक्सटाइल्स में, कॉटन गारमेंट्स में, लेकिन इसकी गहराई में जाना आवश्यक है। बांग्लादेश अभी भी लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है, LDC, जिसके कारण 2026 तक वो LDC रहेगा, जिसके कारण उनको ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलता है पूरी दुनिया के बाजारों में। सिमिलरली वियतनाम ने यूरोपियन यूनियन के साथ, और जो एक बहुत बड़ी मार्केट, सबसे बड़ी मार्केट यूरोपियन यूनियन है, उनके साथ FTA करने से उनको ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलता है। तो साधारणतः 9, 10, 12% ड्यूटी यूरोप में लगती है हमारे गारमेंट्स के ऊपर, जिसके कारण बांग्लादेश और वियतनाम को लाभ हुआ और हम उसका लाभ ले नहीं पाए, क्योंकि 2013 में जो FTA की चर्चा यूरोपियन यूनियन से चल रही थी, अलग अलग देशों से बातचीत हो रही थी, उसको अबॉर्ट कर दिया गया था, छोड़ दिया गया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो गत वर्षों में भारत का वर्चस्व बनाया, पूरे विश्व में जो आज भारत एक ताकत के रूप में उभर रही है, उसके कारण आज पुनः
पूरे विश्व में सबकी इच्छा है कि भारत के साथ वो अपनी ट्रेडिंग अरेंजमेंट्स बढ़ाए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स करे। और मुझे आप सबको सूचित करते हुए आपके माध्यम से बड़ी खुशी होती है, एक ही वर्ष में 2 डेवलप्ड इकोनॉमीज यूएई के साथ 1 मई से एंटर इनटू फोर्स हो गया, साइन तो पहले ही हो गया था, but it has entered into force in a record time। यूएई के साथ एफटीए, ऑस्ट्रेलिया के साथ एफटीए 29 दिसंबर से एंटर इनटू फोर्स कर जाएगा। इसके अलावा 6 के 6 गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के देशों से बात चल रही है, यूरोपियन यूनियन से एफटीए की बात चल रही है, कनाडा से एफटीए की बात चल रही है, यूके से एफटीए की बात चल रही है। और यह दिखाता है कि आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, उनको दिख रहा है कि भारत आगे चल के एक विश्वसनीय पार्टनर है, ट्रस्टेड पार्टनर है। और इसी की वजह से हमने कृषि मंत्रालय और वस्त्र मंत्रालय दोनों ने मिलके एक कॉटन एडवाइजरी ग्रुप, एक टेक्सटाइल एडवाइजरी ग्रुप में फ्रॉम फार्म टू फॉरेन, जो माननीय प्रधानमंत्री जी कई बार कहते हैं 5F, फार्म, फैब्रिक, फाइबर, फैब्रिक, फैशन और फॉरेन, ये जो 5F है इसकी पूरी वैल्यू चेन को एक साथ जोड़ा है। और कृषि मंत्रालय भी हमारी बहुत मदद कर रहा है कि कैसे जो कॉटन की उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी, ब्रीफली उसको भारत में बढ़ाया जाए। कल ही मैं इससे ये थोड़ा क्लास जानकारी दे दूं, कल ही काशी बनारस में काशी तमिल संगम जो हो रहा है, जिसमें तमिलनाडु और काशी का जुड़ाव और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को आगे बढ़ाया जा रहा है, उसके तहत देश भर के कॉटन टेक्सटाइल के लोग फ्रॉम फार्मर टू एक्सपोर्टर्स सब इकट्ठे हुए थे। बहुत विस्तार से चर्चा हुई है और सबने संतुष्टि व्यक्त की है कि जिस प्रकार से तेज गति से कॉटन पे काम चल रहा है, आगे का भविष्य बहुत उज्जवल। धन्यवाद। माननीय रविचंद्र बद्दी राजू, माननीय रविचंद्र बद्दी राजू। थैंक यू वेरी मच सर। हमारा तेलंगाना में हमारा केसीआर जी ने नेतृत्व में इस देश में किधर भी इम्प्लीमेंट नहीं है, उससे किसानों को, फार्मर को और वीवर्स को सपोर्ट करते हुए रैतु बंधु स्कीम पर एकड़ 10,000 रुपये देते हुए और 24/7 बिजली और पानी देते के कारण से बहुत सारा क्रॉप्स आ गया है, सब पैडी और कॉटन भी आया है। इस कॉटन क्वेश्चन ही सर, आंसर नहीं है सर, क्वेश्चन ही दे रहा हूँ सर। कॉटन का प्राइस बढ़ाने के लिए 6,080 से लेकर 12,000 MSP प्राइस बढ़ाते हुए, और हमारा वीवर्स कम्युनिटी बहुत लाखों लोग है, इसके लिए टेक्सटाइल के लिए 5% GST है, इसको हटाने के लिए कई लाखों पोस्ट कार्ड दे दिए सर। इसको भी थोड़ा देख लीजिए, GST कम करने के, हटाने के लिए और MSP बढ़ाने के लिए आपके माध्यम द्वारा विनती कर रहा हूँ सर मंत्री जी। प्लीज, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बात होती है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री तय करती है, लेकिन जो उन्होंने बोला कि सबसे ज्यादा किसानों की आय दुगना करने के लिए सबसे ज्यादा MSP से ज्यादा पैसा कॉटन का इस समय मिला है। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 107, माननीय श्री KR सुरेश रेड्डी। माननीय मंत्री जी, फर्स्ट सप्लीमेंट्री। Yes, sir. The minister's reply looks quite promising, sir. But the agony is now BBNL, which has been constituted in 2012, spending almost 42,000 crores so far, has failed to fulfill its objective. Now the question to the Honorable Minister is, now that you are trying to merge BSNL with BBNL, so what is the year-wise schedule the government has to ensure that the entire 6 lakh villages in our country are covered by broadband? Because since work from home has become such a norm today, a lot of millions of youngsters are working in the remote villages, sir. So till broadband reaches them, it is a very difficult scenario. Since BBNL has been a failure, what are the steps the Honourable Minister is taking to give us a schedule year-wise? Thank you. Thank you. Honourable Chairman, sir, I would like to correct Honourable Member. BBNL is being merged with BSNL not because BBNL is a failure. It is because, it's a wrong. Please. No, it's a wrong statement, sir. It's a wrong statement. I would like to very clearly place on record. BBNL did a very good work in expanding the network.
Now the point is, between BSNL and BBNL, there was a little bit of friction in terms of, see, the broadband, the bandwidth comes from international bandwidth, that comes with BSNL. Beyond that, it was being given to BBNL, then BBNL was given to the villages. In between, whatever cost friction was there, to reduce that and to make sure that a very harmonized development of broadband happens, both these organizations have been merged. And the network which was created by BBNL has been already handed over to BSNL. And the results are very good, Chairman Sir. The combined network of BSNL and BBNL today is adding more than 1 lakh household connections every month. Now imagine, sir, in rural areas, having more than 1 lakh household connections every month, providing good bandwidth, providing good connectivity. Today the data consumption in these connections is close to 120 GB per month. 120 GB per month. So this new model, where we have taken the local village entrepreneurs on board and making sure that the village economy grows using the infrastructure which is being provided, I think this model is very good. It is progressing very rapidly, and I am sure in coming years, coming months, honorable member will see the results. Second supplementary. Well, I wish the Honorable Minister the very best in his endeavours, sir. But what we see on the field looks a little different. For example, now the entire country in the private sector of telecom is under 5G, whereas your BSNL is still under 3G, sir. So this is a case of worry where most of the connections are very limited in BSNL. So my question, sir, is, and this is something very important, sir, the call drops have been an area of concern. None other than the Prime Minister has said, कोई भी अगर एक कॉल ड्रॉप होगा तो उनके खाते में ₹1 जमा करना चाहिए. ये बात प्रधानमंत्री जी 5 साल पहले कहे. So these are areas of concern. The minister is doing his best. I wish him all the best. But the point is, please question. Yeah, my question is, 3G say 5G. When will BSNL come up with that? Thank you. माननीय सांसद जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है. कई बार मुंह न खुले तो ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन अब इन्होंने पूछ ही लिया तो बोलना ही पड़ेगा. सर, BSNL एक बहुत ही हेल्दी कंपनी थी, बहुत अच्छी कंपनी थी. MTNL बहुत एक हेल्दी कंपनी थी. 2004 से 2014 वाला जो पीरियड था, उस पीरियड में इन दोनों कंपनीज पे जिस तरह का अत्याचार हुआ, इन दोनों कंपनीज को एकदम कैश काउ मान के कुछ लोगों ने जिस तरह से इसको ट्रीट किया, जो आज ऑपोजिशन बेंचेस में बैठे हैं, इस तरीके से इन कंपनीज को एक एक करके सिस्टमेटिक तरीके से खराब किया. अगर एग्जाम्पल देंगे तो 10 एग्जाम्पल निकलेंगे सर. मैं ये कहना चाहूंगा सर, माननीय चेयरमैन सर, ऑनरेबल चेयरमैन सर, मैं ये कहना चाहूंगा, आज 2019 में पहला पैकेज करीब 70,000 करोड़ का BSNL को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया. उसके बाद में BSNL एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आया, और अभी पिछले जुलाई में BSNL के फर्दर रिवाइवल के लिए 1,64,000 करोड़ का पैकेज PM साहब ने दिया है. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. और सबसे बड़ी बात, जिस सेक्टर में अब तक हमेशा देश बाहर के देशों पे डिपेंडेंट होता था, उस सेक्टर में एंड टू एंड टेलीकॉम टेक्नोलॉजी स्टैक डेवलप करने का जिम्मा लिया, और आज वो टेक्नोलॉजी स्टैक बन के रेडी है 4G और 5G का. बहुत जल्दी BSNL में, MTNL में इसका रोल आउट चालू होगा, और 5G भी देश का ही बना, देश का ही डेवलप्ड 5G आएगा. वो परिस्थितियां गई जब अच्छे PSUs को आप लोग एक अलग ही तरीके से देखते थे. आज उनको डेवलप करके ग्रो करने के लिए कहा. Thank you. Dr. Yemi Yagnik. Dr. Yemi Yagnik, please. Dr. Yemi Yagnik. Thank you, sir. Please. Dr. Yemi Yagnik. Thank you, sir. Sir, I have looked at the reply given by the Honorable Minister, and looks like that the
further objectives are very laudable. But sir, I would like to ask one question only, that the principle of asset monetization seems to have failed. Have you looked into the failures why the asset monetization of this BBNL could not be done? Now it has been merged with BSNL by a cabinet meeting in July 22. I would just like to ask that only 77,000 villages have been given this facility. Will all the 6 lakh villages be connected, and in what time frame? Thank you. Thank you. BSNL, BBNL के पूरे नेटवर्क को BSNL को दिया गया। इसका कारण है सर, लॉजिक इसके पीछे, जैसा मैंने पहले क्वेश्चन के आंसर में जवाब दिया था, BSNL अपने आप में करीब 8.5 लाख किलोमीटर का फाइबर नेटवर्क मेंटेन करती है। BBNL ने करीब 6.5 लाख किलोमीटर का नेटवर्क बनाया। 6.5 और 8.5 करीब 15 लाख किलोमीटर का एक यूनिफाइड नेटवर्क देश को मिल सके, उसी कारण से इंस्टेड ऑफ हैविंग एन एसेट मोनेटाइजेशन इस पूरे के पूरे नेटवर्क को BSNL को दिया गया है। तो ये बहुत ही एक अच्छा स्टेप है। इस स्टेप से जो बेनिफिट हुआ, मैंने पहले भी बताया कि अब 1 लाख से ज्यादा कनेक्शन ग्रामीण क्षेत्रों में घरों को मिल रहे हैं। अब धीरे धीरे जिस तरह से ये डेवलप हुआ है, जितने ज्यादा लोग अब इससे जुड़ते जा रहे हैं, तो डेफिनेटली सर इसमें बहुत तेजी से बढ़ेगा। और खास अगर आप गुजरात की बात पूछें तो गुजरात प्रोबेबली पूरे देश भर में पहला स्टेट है जहां पे हर एक गांव तक ऑलरेडी फाइबर पहुंच चुका है। धन्यवाद। श्रीमती फंगनन कन्याक। Thank you, Deputy Chairman. I'd like to ask the Minister, Northeast with its difficult and challenging terrain and settlements and habitations being far-flung faces communication problems. Will the Northeast be covered under this BharatNet project, and tentatively when? Thank you. Sir, and Honorable Prime Minister's commitment towards providing excellent connectivity to Northeast has been demonstrated through multiple projects. First, a project was taken up worth about 800 crore rupees for providing connectivity along the highways. And recently, that entire northeastern villages which are uncovered so far, a complete 4G saturation package has been approved. This package is worth 26,000 crore, and this entire package is going to cover close to 25,000 villages which were yet to get complete adequate 4G coverage. In fact, states like Odisha, which had a significant part of the state uncovered, northeastern part, parts of Himachal, parts of Jammu and Kashmir, all the far-flung areas, they are getting covered under the saturation program, and it is progressing very well, sir. जल्दी जी क्वेश्चन। माननीय रजनी पाटिल। I would like to ask Honorable Minister through you that why did government did not give 4G to BSNL, and by when will you give 5G? Thank you. इसका जवाब मैं दे चुका हूं सर। कुछ कभी-कभी अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए कि जब स्पेक्ट्रम देने की बात आई थी या VGF देने की बात आई थी, तब आपकी पार्टी की सरकार ने क्या फैसला लिया था? तब क्या फैसला लिया था? वो फैसला वो भी देखना चाहिए। लेकिन हम आपकी तरह एड्रेस द चेयर। माननीय अध्यक्ष, माननीय चेयरमैन महोदय, हम इनकी तरह काम करने वाले लोग नहीं है सर। मोदी जी ने एकदम स्पष्ट कहा है, भारत में डेवलप हुआ 4G और 5G कंप्लीट टेक्नोलॉजी स्टैक BSNL में लगेगा और दुनिया भर में इसकी प्रसिद्धि होगी। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 108 माननीय घनश्याम तिवारी। सभापति महोदय, प्रश्न संख्या 108। माननीय मंत्री जी। महोदय, उत्तर सभा पटल पर रख दिया। फर्स्ट सप्लीमेंट्री। माननीय उपसभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय को इस बात के लिए तो धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने राजस्थान को 14,848.77 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री सम्मान निधि में दिया है। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि पिछले 8 वर्षों में कृषि के बजट में सरकार ने कितनी बढ़ोतरी की है
तो पीएम किसान योजना में किसानों को अब तक कितनी राशि मुहैया कराई है, पीएफओ से एफपीओ से किसानों को किस प्रकार लाभ होगा? धन्यवाद। मेरा पहला प्रश्न। धन्यवाद। माननीय महोदय जी, मैं माननीय सदस्य श्री जी को अवगत कराना चाहूँगा कि हम सब जानते हैं कि किसान और किसानों की आबादी देश में लगभग 70% है और बजट की बात आती है तो 2013 में जो कृषि का बजट था वह लगभग 23,000 करोड़ के आसपास था। लेकिन मैं माननीय सदस्य जी को बताना चाहूँगा कि अब कृषि का जो बजट है इस वर्ष का वह 1,32,000 करोड़ से भी अधिक है और उसमें से लगभग आधे से अधिक किसान सम्मान निधि के तौर पर जो लगभग 65,000 करोड़ रुपए हैं वो डायरेक्ट किसान के खाते में डीबीटी के माध्यम से पहुंचता है। तो ये किसान सम्मान निधि के जो भी आज लगभग 11.5 करोड़ किसानों को पैसा गया है और वो टोटल जो किसानों का पैसा है वो 2,24,000 करोड़ रुपए देश के किसानों के अकाउंट में किसान सम्मान निधि के पहुंचे हैं। और मैं दूसरी तरफ जैसा जाना चाहूंगा कि जब किसान सम्मान निधि के तौर पर और बजट को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इतना बढ़ाया किसानों के जीवन में परिवर्तन करने के लिए, लेकिन किसान खेत में तो जीत जाता था, अपनी फसल को पैदा कर लेता था, लेकिन जब वह मार्केट में जाता था तो मार्केट में जाते जाते वो हार जाता था कि उसको मार्केट में वैल्यू कैसे मिले, उसको रेट अधिक कैसे मिले। और इसको लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक स्कीम प्रारंभ की, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम एफपीओ के नाम से जानते हैं। और उस फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से आज देश भर में लगभग 10,000 एफपीओ बनाने का लक्ष्य लिया, जिसके अंदर हम लगभग सभी एलोकेट हो गए हैं और उसमें से 4,031 एफपीओ का रजिस्ट्रेशन देश भर में हो चुका है। और वो एफपीओ है जिसके माध्यम से किसान को डायरेक्ट वो मार्केट से भी लिंक कर पाएगा और अपनी लागत में भी वो कम कर पाएगा, क्योंकि एफपीओ कंपनी एक्ट में भी बन रहा है, कोऑपरेटिव एक्ट में भी है। तो कोऑपरेटिव एक्ट के अंदर 300 किसान जो या 300 किसान से अधिक का समूह बनाएगा और वो छोटे छोटे किसान जो होंगे उनका समूह बनेगा तो वो अपनी बार्गेनिंग क्षमता भी उनमें बढ़ेगी, लागत में भी वो एक साथ परचेज करेंगे तो उसमें कमी आएगी। जवाब संक्षिप्त दें आप। और टेक्नोलॉजी का भी उपयोग होगा और इसके लिए एक सीबीबीओ का गठन किया गया है जो मार्केट से लिंक करवाएगा। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि ये जो स्कीम बहुत महत्वपूर्ण है और जिसका पूरे देश भर के अंदर किसानों के अंदर एफपीओ के प्रति एक जागरूकता भी बढ़ी है और उसके प्रति उनका विश्वास भी जगा है और उसके प्रति आकर्षित भी है। तो निश्चित रूप से एफपीओ के माध्यम से आने वाले समय में किसान को टेक्नोलॉजी मिलेगी और वो बिजनेस भी कर पाएगा, अपनी खुद की सॉर्टिंग ग्रेडिंग प्रोसेसिंग की यूनिट भी लगा पाएगा। मेरा आग्रह है सवाल जो पूछ रहे हैं माननीय सदस्य उनसे और माननीय मंत्री जी से कि दोनों अगर संक्षिप्त हो तो बाकी लोगों को भी मौका मिले। आप सेकंड सप्लीमेंट्री नंबर 108 है साहब, तो माड़ा के मुड़े भी 108 होते, इसलिए मैंने पूछा था। पीएम किसान योजना में किसान बड़ी संख्या में स्वयं के पोर्टल पर पंजीकरण कराते हैं। तो राजस्थान में ऐसे कितने किसानों की स्वीकृति अभी राज्य सरकार के स्तर पर पेंडिंग है, तो इसके क्या कारण है? माननीय उपसभापति महोदय जी, इसके लिए जो किसान सम्मान निधि का पैसा है वो डायरेक्ट किसान के अकाउंट में जाता है और उसके लिए एक सिस्टम बना हुआ है। राज्य सरकार है वो किसानों के नाम और उसके अकाउंट भारत सरकार के पास में भेजती है और उसके बाद में किसान के अकाउंट में पैसा पहुंचता है। और किसानों के लिए जो राजस्थान में अगर बात करें तो टोटल मिलाकर जो किसान है 80,000 किसान, 80 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि का पैसा मिलता है। लेकिन राजस्थान में टोटल जो स्वयं के द्वारा किसानों ने अपने पोर्टल पर जो दर्ज करवाए थे उनके जो रजिस्ट्रेशन उनके लगभग 15 लाख दर्ज करवाए और उसमें से 8 लाख को और 65,000 को मंजूरी मिल गई और 2 लाख ऐसे थे जो पात्र या जिसको इनकम टैक्स पे या ऐसे थे तो उनको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन अभी तक 4 लाख और 25,000 ऐसे नाम हैं जो पेंडिंग है और वो पोर्टल पर है। ये राज्य सरकार को हमने उसके लिए बता दिया है कि राज्य सरकार तुरंत प्रभाव से उनकी वेरीफाई करके और उस पोर्टल पर जैसा कि वो अगर चढ़ाएंगे तो किसानों को जो किसान सम्मान निधि का पैसा है
वो उनके पहुंच जाएगा। तो ये राज्य सरकार के ऊपर पेंडेंसी में है और निश्चित रूप से जैसे ही हमारे पास में आएंगे तो वो सभी किसानों को 2000 रुपए की किस्त से वो हम रिलीज करना प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद। माननीय रणदीप सिंह सुरजेवाला। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, क्या ये सही है कि एग्रीकल्चर सेंसस 2015-16 के मुताबिक कुल किसानों की संख्या 14 करोड़ 50 लाख है, पर पीएम किसान निधि की राशि केवल 10 करोड़ 45 लाख लोगों को ही 11वीं किश्त दी गई, यानी 4 करोड़ कम, और 11वीं किश्त जो 10 करोड़ 45 लाख किसानों को दी गई, 12वीं किश्त उसमें से कम होकर केवल 8 करोड़ 42 लाख किसानों को ही मिली, यानी 2 करोड़ और घट गए 11वीं और 12वीं किश्त के अंदर। तो 4 करोड़ को कम क्यों दी जा रही थी और 11वीं और 12वीं किश्त में 2 करोड़ किसान और क्यों कम हो गए? क्या सरकार का लक्ष्य किसानों को फायदा देना है या पीएम किसान निधि को धीरे धीरे खत्म करना? धन्यवाद। माननीय उपसभापति जी, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये महत्वपूर्ण स्कीम प्रारंभ की जो पहली बार प्रारंभ हुई और प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट है कि किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिले और इसी उद्देश्य से प्रारंभ की गई और लगातार आपने देखा होगा कि आंकड़े भी बढ़े और प्रारंभ के अंदर वो सारे किसानों के जो जितने भी किसान थे उन सबको देना प्रारंभ किया। लेकिन क्योंकि उस समय डेटा हम सबको लेने थे, एक साथ एक स्कीम को प्रारंभ करना था, लेकिन गाइडलाइन के अनुसार कुछ ऐसे किसान थे जो इनकम टैक्स पे ही है या वो कोई बड़े अधिकारी है या कोई राजनीतिक क्षेत्र में कोई बड़े पद पे हैं, तो ऐसे जो किसान जो अपात्र थे उन अपात्र किसानों के नाम को कम करने का काम किया और उसकी वजह से कुछ कम हुए। लेकिन अभी जो जिस तरह से ये जो किसान है उनके लिए पोर्टल ओपन है, हमेशा ओपन रहता है पोर्टल। राज्य सरकार किसी भी किसान का, पात्र किसान का नाम अगर लिखकर अगर भारत सरकार को भेजता है तो हमारी ये मानसिकता है कि किसान को वो पैसा मिले और इसके लिए समय समय पर भारत सरकार के द्वारा राज्य सरकारों को हम निर्देशित या उनको उनकी मीटिंग भी करते हैं कि आप अधिक से अधिक किसानों के इस पोर्टल पर नाम चढ़ाएं जिससे कि अधिक किसानों को लाभ मिले। इस दिशा के अंदर काम किया जा रहा है। और प्लीज मैंने कहा कि जो भी किसान का राज्य सरकार बात ना करें, प्लीज जो भी राज्य सरकार नाम भेजेगी उसके नाम हम निश्चित रूप से किसान सम्मान निधि का पैसा देंगे। ये राज्य सरकार से आने के ऊपर। माननीय सुरजेवाला जी, आपने सवाल पूछ लिया है, प्लीज। माननीय राजेंद्र गहलोत जी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री से जानना चाहूंगा कि फसल समर्थन मूल्य में बाजरा धान उस सूची में रखा गया है। राजस्थान सरकार बाजरा उगाने वाले किसानों को लाभ नहीं देने के कारण वो बाजरा खरीद नहीं रही है, इसलिए मैं राजस्थान मंत्री से जानना चाहूंगा कि बाजरा की खरीद करने का कारण राजस्थान सरकार को दबाव दे। माननीय उपसभापति मोदी जी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है माननीय सदस्य जी ने। और एमएसपी को लागत से 1.5 गुणे पर करने का निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया। उसके बाद लगातार एमएसपी के अंदर खरीद पर भी वृद्धि हो रही है। और ये बात मुझे ज़रूर कहनी है कि राजस्थान बाजरा के उत्पादन में देश में अग्रणीय प्रदेशों के अंदर आता है और अधिकतर किसान हैं वो बाजरे के उत्पादन को खरीद वहाँ पर उत्पादन करते हैं। लेकिन राजस्थान के किसानों को बाजरे के लिए एमएसपी के ऊपर जो खरीद होनी चाहिए उसके लिए राजस्थान सरकार की ओर से कोई भारत सरकार के पास प्रपोजल नहीं आया है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये राज्य सरकार को तुरंत प्रभाव से अगर वो प्रपोजल भेजेंगे तो भारत सरकार की इस निश्चित रूप से बाजरा खरीदने के लिए अगर वो पीडीएस के अंदर अगर देना चाहेंगे तो निश्चित रूप से भारत सरकार है वो तैयार है, लेकिन ये राज्य सरकार के ऊपर है क्योंकि। धन्यवाद। माननीय एस निरंजन रेड्डी, क्वेश्चन रिलेट्स टू पीएम किसान योजना इन राजस्थान। सर, the only question which would also cover Rajasthan is that the 2020 Standing Committee report on chemicals and fertilizers suggested a switchover be made
from direct subsidy to farmers instead of indirect subsidy on fertilizers. The question I wanted to ask the Honorable Minister is, does the government intend to move in that direction? Thank you. माननीय उपसभापति मोदी जी, वैसे ये क्वेश्चन इससे संबंधित नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज सब्सिडी के तौर पर चाहे खाद में यूरिया है, डीएपी के, उसके अंदर जितना परचेज करते हैं, आज यूरिया की जो एक बैग की रेट है वो लगभग यूरिया की 2200 के आसपास है, 1700 के आसपास है, और वो किसानों को यूरिया है वो 600 और 70 रुपये के अंदर यूरिया का बैग दिया जा रहा है, और डीएपी के अंदर भी लगभग 3500 के आसपास के अंदर उसको खरीद होती है, और वही डीएपी का कट्टा है जो किसान को जो मिलता है वो लगभग उसकी जो रेट है 1350 रुपये है, तो उसमें दिया जा रहा है। तो लगभग दुगने से अधिक या ऐसा है कि जिसमें भारत सरकार सब्सिडी के तौर पर पैसा देती है, और उसकी वजह से किसानों को इसका लाभ भी मिल रहा है, क्योंकि पिछले कुछ समय पहले रेट इतनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ गई थी क्योंकि इंपोर्ट करना पड़ता है, तो उसके बावजूद भी किसानों के ऊपर भार नहीं आने दिया, और जिसकी वजह से ये जो किसानों को उसकी सब्सिडी के तौर पर उनको लाभ भारत सरकार की ओर से दिया जा रहा है। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 109, माननीय श्री मोहम्मद नदीमुल हक। क्वेश्चन नंबर 109, माननीय मंत्री जी। उत्तर सभा पटल पर। फर्स्ट सप्लीमेंट्री, माननीय। Farmer population of India is around 146 million as per the agricultural census. So, but the number of farmer field schools through which IPM activities are propagated are only 70. Sir, and only 20 human resource development programs were conducted where 3,350 farmers were trained in IPM activities. So I want to know from the Minister, so why is this disproportionate, so many farmers and so less training activities by IPM? Thank you. माननीय मंत्री जी। माननीय उपसभापति जी, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट देश के किसानों के लिए निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, और इसको लेकर देश भर के अंदर 36 हमारे ऐसे केंद्र हैं जहां पर किसानों को उनको सर्वेक्षण है, उनको एडवाइजरी देना, या कोई पेस्ट आ गया तो उसकी जानकारी देना, उनको प्रशिक्षित करना, इस विषय को लेकर देश भर में स्थापित किए गए हैं। और इसके लिए वहाँ पर जैसा कि किसानों के लिए फार्मर स्कूल के माध्यम से उनको ट्रेनिंग दी जाती है, तो मैं ये इसमें ज़रूर कहना चाहूँगा कि इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र है हमारे, या जो हमारी दूसरे जो संस्थान है जिसमें अन्य जो इंस्टीट्यूट है उनको भी उसके साथ में जोड़ा जाता है, और वो एक पता लगाता है कि किस जगह पर पेस्ट आया है, तो उसके बाद में उसको स्पेसिफिक अगर कोई स्थान है जहाँ पर आया तो उसको टारगेट करके वहाँ पर जाते हैं। और इसके अंदर मैं आपको ये भी बताऊँ कि अगर राज्य को कहीं पर लगता है कि उसके पेस्ट आया है, कोई बीमारी, अगर कोई कीड़ा लग गया तो तुरंत उसकी वो जानकारी भी दे सकते हैं, और वहाँ पर जाकर हमारे जो साइंटिस्ट है वो उसकी पेस्ट की जानकारी करके उसका निदान करने का प्रयास करते हैं। और इसमें अगर कोई स्टेट RKVY योजना के अंदर है, या NFSM की योजना है, या आत्मा के अंदर वो अपना प्रपोजल बनाकर अगर भेजते हैं तो निश्चित रूप से इसकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। राज्य इसमें वो अपना उस स्कीम के तहत भी वो भेज सकते हैं, और इसके अंदर ये समाधान किया जा सकता है। धन्यवाद। सेकंड सप्लीमेंट्री। Sir, the ministry's website quotes the relevance of IPM practices are more important in vegetable and fruit crops because of the unique mode of consumption. So my question is, has any farmer field school been conducted with an aim to reduce pesticide residue in fruits and vegetables so far? Thank you. माननीय उपसभापति जी, इसके अंदर सब्जी हो या कोई क्रॉप हो, कोई भी हो, फसल या फल हो, किसी के अंदर भी अगर इस चीज़ को आवश्यकता है तो राज्य सरकार वहाँ से प्रपोजल या उनको जानकारी अगर देते हैं CIP-MC को, तो निश्चित रूप से इसकी पूरी उसकी एक किसानों को गांव में जाकर ट्रेनिंग देना भी होता है, उनको एडवाइजरी देकर उनको जानकारी भी दी जाती है, और जिसकी वजह से मुझे लगता है कि बहुत कुछ अभी
समाधान भी हुआ है, क्योंकि जब पेस्ट आता है तो उसके लिए अभी कई ऐसी, जैसे उसमें फेरोमेन ट्रैप है या बायो एजेंट है, ऐसी भी अगर कोई आ जाती है तो उसके लिए भी उनको तुरंत बताया जाता है कि इस तरह से अगर आप करेंगे तो जैसा उसके अंदर कीड़ा आ जाता है तो उसका मादा या नर को जिस तरह से मिलाकर उसको कैसे खत्म करें। तो इस दिशा के अंदर भी लगातार प्रयास किए जाते हैं और उसकी वजह से देश भर के अंदर एक ऐसी जब बीमारी आती है उसका समाधान भी निश्चित रूप से किया जाता है और उसका परिणाम किसान को तुरंत समाधान भी मिलता है। धन्यवाद। माननीय विजयपाल सिंह तोमर। वैसे तो अभी मंत्री जी ने बताया कि 36 केंद्रीय एकीकृत कीट प्रबंधन केंद्र हैं, प्रचार प्रसार भी हो रहा है, लेकिन इसके बाद भी जो प्रतिबंधित दवाएं हैं, ये कीटनाशक, ग्लाइकोसाइड जैसी बाजार में आती हैं, आए दिन किसानों की मौत होती है इससे। हर प्रदेश की इस तरह की बात है, कुछ प्रदेशों में ज़्यादा, कुछ में कम है। मैं जानना चाहता हूं कि इसको कम करने के लिए विकल्प क्या आप तैयार कर रहे हैं? धन्यवाद। माननीय उपसभापति महोदय जी, इसको लेकर टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया जा रहा है कि हम ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग करें जिसमें सेंसर लगे होते हैं और उस सेंसर के अंदर अगर कोई भी कीड़ा किसी पेड़ के अंदर या पौधे के अंदर या फसल के अंदर है तो वो उस स्पेसिफिक उसी के ऊपर अटैक करेगा और जहां पर कीड़ा नहीं है या बीमारी नहीं है तो उस जगह पर वो ड्रोन से जो सेंसर है वो उसको उस स्थान को छोड़ देगा। तो उससे एक तो पेस्टिसाइड की बचत होगी और निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि उसको लेकर हम प्राकृतिक खेती के ऊपर और नेचुरल ऑर्गेनिक खेती को भी बढ़ावा दे रहे हैं। आज ऑर्गेनिक की बात करें तो देश भर के अंदर रकबा भी निश्चित रूप से बढ़ रहा है, नेचुरल फार्मिंग का भी रकबा बढ़ रहा है और नमामि गंगे के तहत गंगा के किनारे भी हम प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। तो हम कैसे इसको कम करें, तो एक प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है और साथ ही नई टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया जा रहा है। और पिछले कुछ समय से जैसा कि लगातार देखा जाए तो मैं बताना चाहूँगा कि पेस्टिसाइड का उपयोग भी धीरे धीरे कम हो रहा है। 2017 के अंदर जो पेस्टिसाइड का उपयोग हो रहा था वो 63,496 मैट्रिक टन का उपयोग होता था देश में, लेकिन अब वो घटकर अब 58,720 मैट्रिक टन रह गया है। तो ये धीरे धीरे प्रयास किया जा रहा है कि पेस्टिसाइड का उपयोग भी कम हो और जहां उपयोग नहीं है वहां पर टेक्नोलॉजी का भी उपयोग हो। इस दिशा के अंदर भी सरकार काम कर रही है। माननीय कृषि मंत्री जी कुछ कहना। माननीय उपसभापति जी, माननीय सदस्य ने बड़ी अच्छी बात कही और जो नकली पेस्टिसाइड है उसके बारे में सभी को चिंता रहनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से उन्हें बताना चाहता हूं कि इस मामले में केंद्र सरकार राज्य सरकार के संपर्क में रहती है और जब ऐसी परिस्थिति दिखाई देती है तो राज्य सरकारों के माध्यम से इस प्रकार के लोगों के साथ रेड करके उन पर कार्रवाई की जाती है। और सरकार की ये भी कोशिश है कि किसान का नुकसान फसल के समय और फसल के उपरांत भी बचाया जा सके, इसके लिए भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना चाहिए। इसलिए भारत सरकार डिजिटल एग्री स्टैक बना रही है और हम इसरो के साथ भी अभी कुछ दिन पहले MOU किए हैं और निश्चित रूप से ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी इसीलिए भारत सरकार ने जल्दी अप्रूव किया कि कुल मिला के मानव शरीर पर पेस्टिसाइड के जो दुष्प्रभाव होते हैं उससे किसान बचे और ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर को खेत में छिड़के, जिससे कि उसकी बचत भी होगी और मानव शरीर पर जो दुष्प्रभाव होता है उससे भी बचा जा सके। धन्यवाद। माननीय MM अब्दुल्ला। Honorable Deputy Chairman, sir, thanks for allowing me to ask a supplementary question on question number 109. Sir, the steps taken by the Union Government to promote the usage of natural insecticides and the steps taken to reduce the usage of chemical pesticides. Thank you. मैंने जैसा माननीय सभापति जी मैंने कहा ना, जैसे अभी माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि नई टेक्नोलॉजी किसान के पास पहुंचे। नई टेक्नोलॉजी पहुंचेगी तो उससे किसान को वो लाभ होगा कि वो किसान जो जितना उसके एक तो उसको कहाँ पर उसका सेंसर है, सेंसर सिस्टम भी कर रहे हैं और साथ ही प्राकृतिक खेती के माध्यम से जो रकबा भी लगातार बढ़ाया जा रहा है, नेचुरल फार्मिंग के ऊपर भी काम किया जा रहा है और
ये मैं कह सकता हूं कि जैविक खेती के माध्यम से देश भर में, जैसा कि हम सब जानते हैं कि केमिकल का किसान अधिक जहाँ उपयोग करता है तो उसका असर मानव जीवन के ऊपर भी पड़ता है। तो आने वाले वक्त के अंदर हम नेचुरल फार्मिंग को भी बढ़ावा देने के लिए पूरे देश भर के अंदर प्रयास कर रहे हैं। हमारे जितने साइंटिस्ट हैं, लगभग 457 ऐसे कृषि विज्ञान केंद्र हैं जिनको भी हमें प्रशिक्षित किया है कि वो जीवामृत, बीजामृत, घन जीवामृत के माध्यम से या ऑर्गेनिक खेती करे। और किसानों को भी ट्रेनिंग दी जा रही है कि किसान भी अपने इस नेचुरल फार्मिंग के माध्यम से वो अपने खेत के अंदर प्राकृतिक खेती के माध्यम से ऑर्गेनिक उत्पादन करेंगे तो मानव जीवन के ऊपर भी प्रभाव कम पड़ेगा। माननीय दिनेश अनावाडिया। धन्यवाद उपसभापति महोदय जी। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी साहब ने किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई है। किसान सम्मान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों का सम्मान बढ़ाया और ऐसी कई योजनाएं बना सवाल पूछिए। किसानों की आय कैसे बढ़े उसके लिए। माननीय दिनेश जी सवाल पूछिए, अदरवाइज मेरा सवाल माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी से कि प्राकृतिक खेती के लिए हमारी सरकार ने, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिले, इसके लिए हमारी सरकार ने क्या कदम उठाए। धन्यवाद। और उनको ट्रेनिंग भी मिले और इसके लिए 50,000 रुपये किसान को पर हेक्टर देने का एक योजना के अंदर निर्धारित किया गया है और जिसमें लगभग 31,000 रुपये उसको पूरा मिलता है और उसके 18,000 रुपये हैं वो उसको दूसरे कंपोनेंट के अंदर दिए जाते हैं ताकि किसान उसकी ओर आकर्षित हो। और ऑर्गेनिक खेती के लिए लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि उसके लिए क्या हम सब PKVY योजना, हमारी परंपरागत कृषि विकास योजना, उसके माध्यम से वो कोई भी अगर उसके प्रोजेक्ट को राज्य सरकार भी अगर करनी चाहती है तो राज्य सरकार भी PKVY योजना के अंदर कार्यक्रम को लेकर अपने प्रदेश के अंदर ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अपना प्रोजेक्ट को प्रस्तुत कर सकती है और काम भी कर सकती है। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 110 डॉक्टर सस्मित पात्रा। सर 110। माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति, विवरण उत्तर पटल पर रखा है। फर्स्ट सप्लीमेंट्री। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, MSP का जब भी जिक्र आता है बहुत सेंसिटिव रहता है और किसानों के हक में और किसानों के विकास के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो बहुत ही एक सेंसिटिव मैटर है। मैं उड़ीसा से आता हूँ, संक्षिप्त रखूंगा। मैं उड़ीसा से आता हूँ जहाँ पे धान की उत्पादन सबसे ज्यादा होती है, पैडी का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा धान के लिए MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और कितनी वृद्धि करी जा सकती है जिससे कि किसानों के लिए और बेहतर सुविधाएं और बेहतर विकास हो सकता है। धन्यवाद। माननीय उपसभापति जी, माननीय सदस्य ने जो उड़ीसा और धान के बारे में पूछा है, मैं आपके माध्यम से उन्हें बताना चाहता हूं कि भारत सरकार वर्ष में 2 बार रबी और खरीफ की अलग अलग MSP घोषित करती है और उसमें धान भी है, गेहूं भी है, दलहन भी है, तिलहन भी है, बाकी सभी लगभग 22 फसलें हैं जिनका MSP घोषित किया जाता है। जहां तक धान का सवाल है तो धान का MSP भी धान की फसल में घोषित किया जाता है और मैं समझता हूं कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने MSP में लागत में 50% मुनाफा जोड़कर घोषित करने का निर्णय किया है, तब से लगातार सभी 22 फसलों पर MSP बढ़कर घोषित की जा रही है। सेकंड सप्लीमेंट्री। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जिक्र किया है, हालांकि MSP पे था क्योंकि ये उत्तर दिया गया है। मैं ये अवसर लेना चाहूंगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में एक संक्षिप्त प्रश्न पूछने के लिए। किसानों के विकास के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, तो इस प्रोग्राम को और कैसे हम और स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, इसको और बेहतर बना सकते हैं कि किसानों के पास फसल बीमा की जो राशि है जो वो एक्सपेक्ट करते रहते हैं क्लेम से, उसको और स्ट्रीमलाइन और स्मूथली उनके पास हम पहुंचाए जा सकें। धन्यवाद। माननीय उपसभापति जी,
फसल बीमा योजना काफ़ी पहले जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो एक छोटे स्वरूप में बनाई गई थी। तब से लगातार फसल बीमा के मामले में प्रश्न उठते रहे, लेकिन जब 2014-15 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तो इस पर बातचीत हुई, तो इसको परिमार्जित करके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के स्वरूप में लागू किया गया। उसके बाद भी प्रश्न खड़े निरंतर होते रहे, तो उसके लिए एक कमेटी भी बनाई गई और जो लोगों के, किसानों के सुझाव थे, उन सुझाव के आधार पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को स्वैच्छिक भी बनाया गया। बाकी उसको और पारदर्शी बनाने की दृष्टि से कोशिश की गई। वर्तमान में यह योजना ठीक प्रकार से पूरे देश में चल रही है और मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है, इस योजना के अंतर्गत अभी तक किसानों का जहां नुकसान हुआ है वहां किसानों को 1,24,000 करोड़ रुपया उनके नुकसान की भरपाई की गई है। लेकिन इसके बावजूद भी किसी भी योजना के अमल में निश्चित रूप से हमेशा विचार करने की गुंजाइश बनी रहती है। यदि सदस्य का कोई सुझाव हो तो जरूर हमारे पास तक पहुंचाएं। माननीय प्रफुल्ल पटेल जी। उपसभापति महोदय, एमएसपी हमेशा एक ज्वलंत प्रश्न रहता है कि किसानों को मुआवजा क्या मिलना चाहिए, और ख़ास करके धान और गेहूं ये प्रमुख उत्पादन है जिसके माध्यम से किसानों को जो भी उनको आय होती है, ख़ास करके पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और बहुत सारे ऐसे राज्यों में। सर, महत्व की बात यह है कि स्वामीनाथन आयोग का जो सिफारिश है उसके आधार पर C2 या बाकी चीज़ों को लेकर हम एक रेट निर्धारित करते हैं। हर साल लगातार कुछ ना कुछ उसमें वृद्धि भी होती है, ये भी ठीक बात है। अब हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी के जो किसानों की जो उत्पादन की जो कीमत आती है, वहाँ की देखिए भौगोलिक परिस्थिति, हवामान, ज़मीन, पानी, ये कुछ अलग होता है इन द सेंस कि वहाँ की उपजाऊ ज़मीन ज़्यादा है। अब यही उत्पादन, जैसे हमारे मित्र ने अभी उड़ीसा के बारे में कहा, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है, झारखंड है और हमारे महाराष्ट्र का जो विदर्भ एरिया है, यहाँ पर भी धान की फसल का उत्पादन होता है। गेहूं मध्य प्रदेश में होता है और भी कई राज्यों में होता है। मेरा पूछने का प्रश्न ये है कि साहब, यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति, यहाँ की पानी, यहाँ की फसल, वहाँ 3-3 फसल होती है पंजाब, हरियाणा में। यहाँ पर एक फसल पर केवल निसर्ग के आधार पर, बारिश के आधार पर वो फसल की पैदावार होती है। जमीन कम है तो कीमत ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो हमारे यहाँ पर पंजाब में आएगी, हरियाणा में आएगी और इतर और जगह पे आएगी, उसमें फर्क आएगा। धन्यवाद। मेरा नहीं, सुनिए जी, हाँ, आपने विस्तार से बताया। एक मिनट सर, जवाब इतने लंबे आते तो एक प्रश्न लंबा और बार बार तो मेरे आपसे कई बार इस बारे में बहस हो चुकी है, इसलिए आप कृपया करके 1 मिनट में मुझे पूरा करने दीजिए। मेरा ये कहना है कि जहां पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अलग आता है, अब कई राज्यों में जैसे छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, कई राज्यों में बोनस भी दिया जाता है जो उन किसानों को ओवर एंड अबव एमएसपी। तो क्यों ना एक ऐसी नीति हम लागू करें कि इन जो राज्यों में जो उत्पादन के जो खर्च है और बाकी के जो राज्यों में उत्पादन का खर्च है, इसका कहीं एक अंदाजा अलग से बनाया जाए और उस आधार पर इन 3 राज्यों को छोड़कर जो एमएसपी है। धन्यवाद। दूसरे लोगों को भी मौका दीजिए प्लीज। माननीय उपसभापति जी, एमएसपी पूरे देश के लिए एक ही होता है। इसकी एक प्रक्रिया निर्धारित है। वो प्रक्रिया वर्ष भर फसलों के लिए काम करती रहती है, देश भर की यूनिवर्सिटीज़ के, राज्य सरकारों के संपर्क में रहती है और CACP सारी विचार विमर्श करने के बाद वो न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करते हैं। जैसा प्रफुल्ल जी बता रहे थे कि यह सच है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग जलवायु है, वहाँ की प्रकृति अलग है, तो निश्चित रूप से वहाँ के उत्पादन, उत्पादकता और बाकी ज़मीन के जो रेट हैं उनमें भी निश्चित रूप से अंतर आता है। इन्हीं सब चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए जब 2004 में स्वामीनाथन साहब आयोग बनाया गया था, उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन अंतिम 2006 में केंद्र सरकार को सबमिट की,
तो उन्होंने बहुत सारी रिकमेंडेशन की थी। केंद्र सरकार ने समिति बनाकर, सदस्यगण आपसे आग्रह है कि ना बात करें, समिति बनाकर लगभग महत्वपूर्ण 201 रिकमेंडेशन पर काम करें, ये सरकार ने तय किया था। उसमें जो रिकमेंडेशन की गई थी उनमें एक रिकमेंडेशन ये भी थी कि जो लागत किसान की आती है उस पर 50% मुनाफा जोड़कर हमको MSP घोषित करना चाहिए, और वो स्वाभाविक रूप से उस समय में सम्मिलित नहीं हो पाया। हमने जवाब में भी इस बात को कहा है, लेकिन मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस स्वामीनाथन साहब की रिकमेंडेशन को स्वीकार किया और आज MSP लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर घोषित की जाती है। और पूरे देश में अगर आप देखेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि कुल मिला के अगर हम 14-15 को देखेंगे तो उस समय जो खरीद की स्थिति थी वो खरीद की स्थिति भी बढ़ी है। उस समय 281 लाख मीट्रिक टन खरीदा जाता था गेहूं, अब 433 लाख मीट्रिक टन खरीदा जाता है। माननीय मंत्री जी, ये सही है कि सवाल बड़ा लंबा था, लेकिन जवाब संक्षिप्त हो तो दूसरों को मौका मिलेगा। एक मिनट में खत्म करता हूँ। माननीय सभापति महोदय, उस समय 1,06,000 करोड़ रुपया खरीद पर खर्च किया जाता था, आज 2,75,000 करोड़ रुपया खरीद पर खर्च किया जाता है और इसका लाभ किसानों को दिन पर दिन मिल रहा है। धन्यवाद। माननीय सुरेंद्र सिंह नागर जी, माननीय मंत्री जी ने अभी अपने जवाब में फसल बीमा योजना का जिक्र किया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या फसल बीमा योजना को कुछ राज्यों ने पहले लागू किया था लेकिन अब वो लागू नहीं कर रहे हैं, ऐसे राज्यों की संख्या क्या है, और ऐसे राज्यों से बातचीत कर दोबारा से फसल बीमा योजना लगाने के लिए, लागू करने के लिए केंद्र सरकार कोई प्रयास कर रही है? धन्यवाद। माननीय उपसभापति जी, वैसे फसल बीमा का प्रश्न नहीं है, लेकिन फसल बीमा इसमें प्रवेश कर गई है। लेकिन मैं आपके माध्यम से सदस्य को बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जब परिमार्जित स्वरूप आया तो राज्यों को और किसान को दोनों को ये स्वतंत्रता दी गई कि वो इस योजना में रहे अथवा इसके बाहर रहे। इसलिए कुछ राज्य अपनी अलग अलग स्कीम भी चलाते हैं, लेकिन हम लोग लगातार इस बात की कोशिश करते रहते हैं कि सभी राज्य इसमें आएँ। अभी काफ़ी दिन से बातचीत चल रही थी और अभी आंध्र सरकार ने इसको फिर से ज्वाइन किया है और हमारी कोशिश है कि बाकी राज्य सरकारें भी इसको ज्वाइन करें। धन्यवाद। माननीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी। सर, MSP को लेकर जैसा कि सदन जानता है, देश जानता है, एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ देश में, 750 किसानों की जानें भी कुर्बान हुई। उसके बाद सरकार से एक समझौता हुआ MSP गारंटी को लेकर, जिसको लेकर सरकार ने कमेटी भी बनाई, लेकिन सभी किसान संगठनों ने उस कमेटी का बहिष्कार किया। उन्होंने वजह बताई कि एक तो उसमें जो सदस्य हैं ज़्यादातर वो ऐसे हैं जो सार्वजनिक रूप से उस कानूनों के हक में थे और किसान आंदोलन के खिलाफ थे। दूसरा, सब्जेक्ट मैटर में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और नेचुरल फार्मिंग जोड़ दिया गया, जबकि आंदोलन का कोई ये विषय नहीं था। और तीसरा, जो उसके चेयरमैन हैं वो वही हैं जिन्होंने, जो एग्रीकल्चर सेक्रेटरी, जिन्होंने 3 कानून बनाए और आज के दिन सर वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं। सर वो आज के दिन वो सरकार, वो रिटायर हो चुके हैं मल्टीनेशनल, वो सरकार, वो देश के किसान का भविष्य निर्धारित करेंगे। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं सर, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, उन 750 किसानों को श्रद्धांजलि देते हुए पूछना चाहता हूं कि वो MSP के समझौते को सरकार कब तक लागू करेगी। मैं पूछना चाहता हूं उन MSP पे गारंटी के समझौते को सरकार कब तक लागू करेगी। और वो जो चेयरमैन है, वो जो MNC में काम करने वाले, MNC कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनियों के में नौकरी करने वाले देश के किसान का भविष्य निर्धारित करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी। माननीय उपसभापति महोदय, कांग्रेस माननीय सभापति महोदय, माननीय उपसभापति महोदय, कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों पर झूठी राजनीति करती रही है। इसी के कारण पूरे देश भर में किसानों को दुर्दशा का शिकार होना पड़ा। किसान आंदोलन के समय भी कांग्रेस पार्टी ने दोहरा चरित्र अपनाया। जो कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहते हुए कहती थी
और जिन कानूनों की वकालत करती थी, हमने उन कानूनों को बनाया और बाद में जाके किसानों को उकसाने के लिए बैठ गए। माननीय उपसभापति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को आश्वस्त करते समय कहा था कि मैं कृषि सुधारों के लिए समिति बनाऊंगा। उस समिति में वैज्ञानिक भी होंगे, अधिकारी भी होंगे, राज्य सरकार के अधिकारी भी होंगे, किसानों के प्रतिनिधि होंगे। वो समिति बन गई है और वो समिति विचार कर रही है। उसमें जो किसान प्रतिनिधि हैं वो किसान यूनियनों को प्रतिनिधि है। उन किसान यूनियनों को इस प्रकार से लांछित करना और उनके बारे में ये कहना बिल्कुल भी गलत है। धन्यवाद। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल। माननीय मंत्री जी प्लीज, माननीय मंत्री जी, प्रपोजल फॉर फूड पार्क्स इन पंजाब। माननीय मंत्री जी प्लीज 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 प्लीज, किसान विरोधी ये क्वेश्चन ऑफ पॉइंट ऑफ ऑर्डर प्लीज। डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल। माननीय मंत्री जी फर्स्ट सप्लीमेंट्री। माननीय अशोक मित्तल जी, माननीय अशोक मित्तल जी फर्स्ट सप्लीमेंट्री। माननीय अशोक मित्तल, माइक ऑन प्लीज। माननीय अशोक मित्तल, क्वेश्चन नंबर 2, पॉइंट ऑफ ऑर्डर इन क्वेश्चन नंबर 3 मिस्टर हुड्डा सेंटर। प्लीज आप नो प्लीज, आई विल नॉट अलाउ प्लीज। अशोक मित्तल जी प्लीज, तो मैं दूसरे को इजाजत दूंगा। आप नहीं पूछना चाहते तो आई विल मूव टू अदर पीपल। पुट योर क्वेश्चन प्लीज। नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर इन क्वेश्चन आवर, सी द रूल्स प्लीज। नंबर 111 आप नहीं पूछ रहे डॉक्टर अशोक मित्तल जी? पूछ रहा हूँ। फर्स्ट सप्लीमेंट्री, फर्स्ट सप्लीमेंट्री। मंत्री जी ने बैठ जाए प्लीज प्लीज प्लीज। मेगा फूड के मेरे जवाब में बताया कि भारत सरकार ने 1921 में स्कीम को बंद कर दिया। आपके माननीय सांसद पूछ रहे हैं प्लीज प्लीज, आप पूछ रहे थे, आपके सांसद का सवाल है। आप नहीं चाहते? माननीय सुजीत कुमार, माननीय सुजीत कुमार फर्स्ट पुट योर क्वेश्चन। सर, इन द रिप्लाई मंत्री जी ने बताया कि प्लीज मेगा फूड पार्क स्कीम है। माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी, माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी, the record will be examined. The record will be examined. Please, please. सर, ये मेगा फूड पार्क स्कीम जो है ये 2021 से डिसकंटिन्यू हो गया है। It will be examined. अभी it will be examined. मेगा फूड पार्क स्कीम सैंक्शन हुआ था, उसमें से सिर्फ 22 ऑपरेशनल है। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बाकी जो मेगा फूड पार्क है वो अभी कब ऑपरेशनल होंगे और क्यों नहीं हुए अभी तक? माननीय मंत्री, मैं माननीय सदस्य का हृदय से धन्यवाद करता हूं। मूलतः प्रश्न उपाध्यक्ष जी पंजाब पर था, लेकिन माननीय सदस्य ने पूछा है, ये सच है, ये स्कीम 2008 में शुरू हुई थी और उसके बाद में लगातार उसकी कोई गाइडलाइंस नहीं थी। मोदी जी की सरकार आने के बाद जब यूनिट स्कीम 2017 में शुरू हुई तो ये कोशिश की गई कि मेगा फूड पार्क में यूनिट्स जाएं। तो शुरुआती दौर में जो भी मेगा फूड पार्क अनुमोदित हुए उनने पैसे लिए, सरकार ने सब्सिडी दी और उनने जो भी अपना डेवलप करना था कॉमन फैसिलिटीज डेवलप कर ली, लेकिन उसमें नए यूनिट्स नहीं आए। कंप्लीशन का मतलब है कि जितना भी लैंड एरिया है या तो वो लीज आउट हो या वो बेचा जाए 75%, और 25% जो यूनिट्स हैं वो ऑपरेशनल होने चाहिए, तब हम उसको कंप्लीट मानते हैं और अन्यथा हम उसको ऑपरेशनल मानते हैं। और इसलिए लगातार सरकार ने कोशिश की, लेकिन जब प्रारंभ में जो योजना उपाध्यक्ष महोदय शुरू हुई थी उस समय कोई गाइडलाइन नहीं थी, लेकिन 2017 में भी जब यूनिट स्कीम आई मोदी सरकार के समय तब ये इनके लिए नहीं थी, लेकिन हमने फोकस करके मेगा फूड पार्क के लिए यूनिट स्कीम को प्रपोज किया ताकि वो पूरे हो सके, लेकिन उसके बाद भी अभी उनमें गतिरोध है और इसलिए मैं माननीय सदस्य का धन्यवाद करता हूं। डॉक्टर फौजिया खान, डॉक्टर फौजिया खान नहीं, डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय नर्मदे हर। मेरा माननीय मंत्री जी से एक सवाल था कि देश के आदिवासी जिलों में
फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए सरकार जमीन आवंटन और बैंक के सरलीकरण को लेकर कोई योजना बना रही है क्या? धन्यवाद। माननीय उपसभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देता हूं। इंडस मेगा फूड पार्क खरगोन में है जो कंप्लीट हो चुका है, और जो भी हमारी स्कीम्स है, चाहे इसके बदले मेगा फूड पार्क के अलावा जो अभी CEF, PPC, कोल्ड चेन, ये सारी स्कीम्स माननीय मंत्री जी, question hour is over now. Honorable members, House stands adjourned till 2:30 p.m.